जय हिंद मेरे शहर सैनियों। और आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी परिवार में। और मैं हूं पंकज कुमार। तो आज के वीडियो पे हम लोग बात करेंगे शर्मा गैस द्वारा जारी इतिहास के चैप्टर देख सकते हो क्या है, औद्योगिकरण का युग। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पे बात करेंगे, क्योंकि इस चैप्टर से आपको मैं बता दूं तो आपके एग्जाम में जितने भी लॉन्ग टाइम के क्वेश्चन हैं, जो भी 5 नंबर के पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, वो सारे पूछे जाते हैं। और ये चैप्टर आपके इतिहास के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप इस चैप्टर को कर देते हो तो आपके जितने भी ज़्यादा नंबर के पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, यानी कि जैसे 5 नंबर के क्वेश्चन हो गया, 4 नंबर के क्वेश्चन हो गया, तो ये सारे क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं और फर्स्ट टाइम हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल का आइकन क्या करें, जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए वीडियो को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो देख सकते हो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है कि ब्रिटेन एवं भारत में औद्योगिकरण। तो ये टॉपिक है आपके बुक का, और उस टॉपिक से पहला क्वेश्चन आप देख सकते हो क्या लिखा है कि आदि औद्योगिकरण यानी कि पूर्व औद्योगिकरण का मतलब बताएं। और ये क्वेश्चन बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है। तो क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि आदि औद्योगिकरण, या क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पूर्व औद्योगिकरण का क्या मतलब है बताएं। तो देख सकते हो आंसर क्या है कि यूरोप में बड़े बड़े कारखानों की स्थापना के पूर्व भी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन कारखानों में न होकर गांव में ग्रामीण कारीगरों द्वारा होता था। इन पर सौदागरों का नियंत्रण होता था। इसे ही पूर्व औद्योगिकरण या आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। तो अगर आप देखोगे तो अभी के टाइम जितने भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वस्तुओं या सेवाओं को लाया जाता है, तो वो कहीं ना कहीं उद्योग के द्वारा क्या होता है, उत्पन्न होता है। लेकिन अगर मैं आज से 50 वर्ष 60 वर्ष पहले जाऊं, जब ये औद्योगिकरण का युग नहीं चल रहा था, तो उस समय भी कारखानों में और बाकी जितने भी जगह है वहाँ पे क्या होता था, वस्तुओं और सेवाओं को भी क्या किया जाता था, मार्केट में लाया जाता था। तो उस समय जितना भी उत्पादन होता था वो कारखानों में ना होकर किससे होता था कि ग्रामीण इलाकों में रहने वाले जो भी कारीगर होते थे, जो भी मजदूर होते थे, उनके द्वारा होता था। और यही जो पूरा का पूरा चीज़ है, इसी को क्या कहा गया, पूर्व औद्योगिकरण या आदि औद्योगिकरण के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो क्वेश्चन हमारा क्या है कि औद्योगिक क्रांति का क्या अर्थ समझा जा सकता है। तो आंसर क्या हो सकता है, देख सकते हो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उत्पादन की तकनीक एवं संगठन में हुए व्यापक और क्रांतिकारी परिवर्तन को औद्योगिक क्रांतिकारी के नाम से जाना जा सकता है। तो 18वीं सदी के उत्तरार्ध यानी कि 18वीं सदी के बाद क्या हुआ था कि उत्पादन की तकनीक में और जो भी उत्पादन करने वाले जो भी संगठन होते हैं उनमें क्या हुआ, व्यापक परिवर्तन आया। और यह परिवर्तन कैसा था, क्रांतिकारी परिवर्तन था। और इसी क्रांतिकारी परिवर्तन को क्या कहा गया, औद्योगिक क्रांति के नाम से जाना गया। बात करेंगे अगले पॉइंट पे। तो देख सकते हो क्या है कि औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई। क्या हुई, बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हुई तथा उत्पादन की मात्रा पर और दर दोनों में क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो आपको पता होगा कि जब भारी मात्रा में उद्योग धंधे लगते हैं तो कहीं ना कहीं इससे जो भी उत्पादन होता है उसमें भी वृद्धि आता है, और साथ साथ में जो भी वस्तुओं की दर होता है उसमें भी क्या आता है, वृद्धि होता है। आगे देख सकते हो क्या है कि हस्तशिल्प उद्योगों का स्थान मशीनों ने ले लिया तथा हस्तशिल्प उद्योग भूपृष्ठ में चले गए। तो ये हस्तशिल्प माने क्या होता है, ऐसे उद्योग जहाँ पे हाथ के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। तो जब ज़्यादा मात्रा में औद्योगिकरण आया और बड़े बड़े कारखानों की स्थापना हो गया, तो उससे ऐसे कारीगर जो भी हस्तशिल्प थे यानी कि हाथ से वस्तुओं को बनाते थे और उसका उपयोग करते थे, तो ऐसे जितने भी मैं बोलूँगा कि मजदूर या कारीगर हैं, उनकी ज़िंदगी कैसे चली गई, तो पृष्ठभूमि पे चली गई। यानी कि उनकी ज़िंदगी मैं बोलूँगा कि उनमें उनका जो व्यापकता था वो क्या हो गया, घटने लगा। बात करेंगे अगले पॉइंट पे। तो देख सकते हो अगला पॉइंट हमारा क्या है कि औद्योगिक क्रांति के कारण न सिर्फ उत्पादन में बल्कि यातायात, संचार, व्यापार के क्षेत्रों में भी क्या आया है, अद्भुत वृद्धि हुई है। मनुष्य को थका देने वाले श्रम से मुक्त मिली है तथा साधारण व्यक्ति का जीवन क्या हो गया, सरल एवं सुखमय हो गया है।
तो जैसे ही औद्योगिकरण आया तो इससे कहीं ना कहीं यातायात, अब मान लो कोई एक फैक्ट्री लगा हुआ है तो फैक्ट्री तक माल को पहुंचाने में और बने हुए माल को मार्केट तक ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरत क्या होता है? यातायात। तो यातायात, साथ में संचार, और साथ में बोलेंगे कि व्यापार के क्षेत्र में क्या हुआ है? अद्भुत वृद्धि हुआ है। किससे? औद्योगिक क्रांति के कारण। और जब ये औद्योगिक क्रांति आया तो जैसे कि आप देखोगे कि जैसे हम लोगों ने कार निर्माता कंपनी में हम लोगों ने देखा था कि जिस तरह का एक बेल्ट बनाया गया था, बेल्ट के सहारे बहुत सारे जो भी सामान बनते थे, कार का सामान बहुत लेट से बनता था, लेकिन अब उसका जो निर्माण हो गया वो बहुत जल्दी होने लगा। तो उसी तरह कि जब ये औद्योगिकरण युग आया तो उससे कहीं ना कहीं जो थका देने वाले जो श्रम होते हैं उससे क्या हुआ? मुक्ति आया, और एक साधारण व्यक्ति का जो जीवन है वो सरल और कैसा हो गया? सुखमय हो गया। तो ये सारे के सारे जो है वो औद्योगिक क्रांति के कारण ही हुआ है। बात करेंगे अगला क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि यूरोप का प्रथम औद्योगिक देश कौन सा है? यूरोप का प्रथम औद्योगिक देश कौन सा है? और आप देख सकते हो इसका आंसर क्या होगा कि यूरोप का प्रथम औद्योगिक देश क्या है? इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड है। अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि इंग्लैंड यूरोप का प्रथम औद्योगिक देश क्यों बना? इंग्लैंड यूरोप का प्रथम औद्योगिक देश क्यों बना? इस तरह का क्वेश्चन है। तो अगर मैं बात करूं इसका आंसर का, तो देख सकते हो कि इंग्लैंड यूरोप का प्रथम औद्योगिक देश बना है ना निम्नलिखित कारणों से। किसके कारणों से? निम्नलिखित कारणों से। तो पहला क्या देख सकते हो कि मशीनों एवं तकनीकों का आविष्कार सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ। दूसरा देख सकते हो कि कच्चे माल की प्रचुरता, यानी कि जिस भी तरह के आप उद्योग लगाना चाहते हो वहाँ का उस तरह का उद्योग के लिए जो भी कच्चे माल होते हैं, जैसे अगर मान लो कि मैं वस्त्र उद्योग लगाना चाहता हूँ तो वस्त्र के लिए मुझे क्या चाहिए? सूता चाहिए, है ना। सूता किससे मिलता है? कपास से मिलेगा, या जो भी रेशम के कीट होते हैं, तो वो कच्चे माल की क्या होती है? प्रचुरता होती है। तीसरा देख सकते हो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण। और चौथा क्या देख सकते हो कि उपनिवेशों में सस्ते श्रम की उपलब्धता, और उस समय उपनिवेश था तो वहाँ पे जो सस्ता श्रम की उपलब्धता। और पांचवा क्या था कि उपनिवेशों से पूंजी की प्राप्ति। तो ये 5 ऐसे कारण हैं जिसके कारण क्या हुआ था कि इंग्लैंड में क्या हुआ था कि प्रथम औद्योगिक देश बना था इंग्लैंड। तो पहला आपको समझ में आ गया मशीनों एवं तकनीकों का आविष्कार, दूसरा कच्चे माल की प्रचुरता, तीसरा सूती वस्त्र के लिए अनुकूल भौगोलिक पर्यावरण, चौथा उपनिवेशों में सस्ते श्रम की उपलब्धता, और पांचवा क्या था? तो उपनिवेशों से क्या हो गया था? पूंजी की प्राप्ति। अब बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि इंग्लैंड में कारखाने कब खुले? इंग्लैंड में कारखाने कब खुले? और इसका आंसर क्या होगा कि इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में खुले थे। कब खुले थे? 1730 के दशक में खुले थे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्वेश्चन आपका क्या है कि इंग्लैंड में कारखाने खोलने के क्या लाभ हुए? इंग्लैंड में ये जो कारखाने खुले इसके क्या लाभ हुए? तो पहला देख सकते हो क्या है कि इंग्लैंड में कारखाने खुलने के निम्नलिखित लाभ हुए। पहला, प्रति मजदूर उत्पादन बढ़ गया तथा पहले से ज़्यादा मजबूत धागों एवं रेशों का क्या होने लगा? उत्पादन होने लगा। तो जब कारखाने वहाँ खुले और अनुकूल भौगोलिक वातावरण मिला रेशम के उत्पादन के लिए, तो कहीं ना कहीं इससे क्या हो गया कि मजदूरों का उत्पादन बढ़ गया, जिससे क्या हो गया कि मजदूर ज़्यादा मात्रा में काम करने लगे। तो पहला हो गया। और दूसरा क्या हो गया कि ज़्यादा मजबूत धागा क्या होने लगा? उत्पादन होने लगा। दूसरा क्या फायदा हुआ? देख सकते हो कि कारखानों में कपड़ा निर्माण की संपूर्ण प्रक्रिया एक ही छत के नीचे होने लगी, है ना। अब मान लो कि कोई आदमी क्या कर रहा है कि बहुत बड़ा फैक्ट्री खोल दिया है, तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ें कि मान लो कि कहीं पे कपास का उत्पादन हो रहा है, फिर कहीं पे सूत काटे जा रहे हैं, फिर कहीं से वस्त्र बनाया जा रहा है, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो एक ही छत के अंतर्गत होने लगा। तो इससे कहीं ना कहीं उत्पादन की प्रक्रिया पर निगरानी, साथ में गुणवत्ता नियंत्रण तथा मजदूरी पर नजर रखना क्या हो गया? आसान हो गया। तो ये सारे क्या होने लगे? फायदा होने लगे। क्योंकि समझेगा कि जब ये अलग अलग जगहों पे होता था तो कहीं ना कहीं मान लो कि अब अलग अलग जगह मान लो कि यहाँ पे कमरा है, यहाँ पे कमरा है, यहाँ पे कमरा है और यहाँ पे कमरा है, तो सब जगह निगरानी रखना ये ज़्यादा क्या है कि ये फायदे, मतलब ज़्यादा निगरानी कोई नहीं रख सकता। क्यों? क्योंकि मान लो कि आप एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, बोर्ड का एग्जाम, और 4 जगह अलग अलग लोग बैठे हुए हैं, है ना, अलग अलग कमरों में बच्चे बैठे हुए, और एक ही टीचर क्या करते कि सबको देख रेख करते हैं। तो मान लो कि जब टीचर यहाँ से यहाँ आएगा तो कहीं ना कहीं यहाँ का बच्चा चोरी करने लगेगा, यहाँ का बच्चा चोरी करने लगेगा। तो जब एक छत के नीचे होगा तो चोरी क्या होगा? नहीं होगा। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन था। अगला देख सकते हो क्या है कि न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किसने किया? तो न्यूकामेन द्वारा बनाए गए भाप के इंजन में सुधार किसने किया? तो न्यूकामेन ने क्या किया था? भाप इंजन बनाया था। और इसका सुधार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने क्या किया था? इसका सुधार किया था। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सबसे पहले भाप इंजन किसने बनाया था, तो न्यूकामेन ने बनाया था। और इसमें सुधार किसने किया था? तो जेम्स वाट ने। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था।
बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि 17वीं सदी में यूरोपीय शहरों के सौदागर गांवों में किसानों एवं कारीगरों से काम करवाने लगे। इसके 3 कारण का क्या करना है, उल्लेख करना है। तो देख सकते हो इसका आंसर क्या है। सबसे पहला कि विभिन्न भागों में उपनिवेशों की स्थापना के परिणाम स्वरूप चीजों की मांग बढ़ने लगी। क्या हुआ कि जो भी चीजें हैं उसकी मांग क्या होने लगी, बढ़ने लगी, जिसकी पूर्ति सिर्फ शहरों में उत्पादित वस्तुओं से नहीं किया जा सकता था, है ना। अतः व्यापारी गांव की ओर करने लगे, मुड़ने लगे। पहला काम, मांग बढ़ने लगा, और ये मांग केवल शहर में पूर्ति नहीं होता था। शहरों में शासकों ने विभिन्न गिल्ड्स को किसी खास वस्तु के उत्पादन और व्यापार का एकाधिकार प्रदान किया, है ना। गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे, उत्पादकों पर नियंत्रण रखते थे, है ना, प्रतिस्पर्धा और मूल्य तय करते थे तथा व्यवसाय में नए लोगों को आने से रोकते थे। तो ये जो गिल्ड्स नाम का कोई मैं बोलूँगा नियम या किसी तरह का कोई व्यक्ति था जो क्या करता था कि किसी भी तरह के खास एक ही प्रकार के उत्पादन को करने का सराहना देता था। तो जो ये गिल्ड से जुड़े जो भी कारीगर होते थे उसको क्या करते थे, साथ में परीक्षण देते थे, उत्पादन पर नियंत्रण रखते थे और प्रतिस्पर्धा के लिए मूल्य भी तय करते थे कि कितना पैसा तय होगा, कितना पैसा तय नहीं होगा। तो ये भी क्या था, सबसे बड़ा कारण था। और तीसरा कारण देख सकते हो क्या है कि ऐसी परिस्थिति में चूंकि नए व्यापारी शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे। तो आपको पता होगा कि ये जो पूरी की पूरी प्रतिस्पर्धा चल रही थी गिल्ड्स के कारण, तो ऐसी स्थिति में जो भी नए व्यापारी होते थे वो शहरों में कारोबार नहीं कर सकते थे। तो इसीलिए वे गांवों की ओर बढ़े, और ये जो नए जो व्यापारी होते किधर बढ़ने लगे, गांवों की ओर बढ़ने लगे। गांवों में कारखानों की स्थापना नहीं हुई थी, अतः गांवों में किसान तथा कारीगरों को पैसा एवं प्रशिक्षण देकर बड़े पैमानों में क्या किया जाने लगा, उत्पादन किया जाने लगा। तो क्यों गए थे, आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि 19वीं सदी के यूरोप में कुछ उद्योगपति मशीनों की बजाय हाथ से काम कराने लगे। श्रमिकों को प्राथमिकता क्यों देते थे, तो इसका क्वेश्चन आया था, मेरे मॉडल सेट पे करवाया, तो आप जाके क्या करो, वहां जाके देख लो। अगला क्वेश्चन देख सकते हो, क्वेश्चन क्या है कि पहले विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा, इसके 3 कारण दे। इसका भी मैंने क्या किया है, आंसर करवाया था, आप जाके मॉडल सेट पे क्या कर सकते हो, देख सकते हो। बात करेंगे अगला टॉपिक पे, तो देख सकते हो क्या है, मजदूरों की आजीविका। प्रश्न क्या है, देख सकते हो कि बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनिंग मशीन के इस्तेमाल का विरोध क्यों कर रहे थे। तो अगर और अथवा का इसका क्वेश्चन क्या आ सकता है कि स्पिनिंग जेनिंग मशीन क्या था, इसके आविष्कारक किसने किया था। तो अगर मैं बात करूंगा आंसर का, तो देख सकते हो क्या है कि स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार 1764 ईस्वी में जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। किसने किया था, जेम्स हरग्रीव्स ने किया था 1764 में। मजदूर स्पिनिंग जेनिंग के इस्तेमाल का विरोध इसलिए कर रहे थे क्योंकि समझेगा, पहला कि यह मशीन एक ही समय में अनेक मजदूरों का काम कर लेती थी। स्पिनिंग जेनिंग मशीन में एक ही पहिए में अनेक तकलियां लगी होती थी तथा एक ही मजदूर एक पहिया घुमाकर अनेक तकलियों को क्या कर सकता था, घुमा सकता था। तो जब इसके पहले एक पहिए की मशीन केवल एक ही तकली को घुमा सकती थी, तो इस मशीनों के कारण कई मजदूरों को काम से क्या किया गया, हटा दिया गया। तो ये जो स्पिनिंग जेनिंग मशीन था, इसमें एक पहिया घुमाने से कई तकलियां जो होती थे अपने आप घूमता था, जिससे सूत काटने में, जो पहले एक सूत को काटने में एक व्यक्ति लगता था, मान लो कि एक पहिया घुमा रहा हूं और अभी क्या हो रहा है कि 4 से 5 तकलियां अपने आप घूम रहा है। तो इससे कहीं ना कहीं जो ये 4 व्यक्ति लगते थे उसमें अब केवल एक व्यक्ति लग रहा है, तो 3 व्यक्ति का काम मार किया कि नहीं किया ही। तो इसी के कारण क्या किया गया था कि स्पिनिंग जेनिंग मशीन का विरोध करना शुरू हो गया था। आगे देख सकते हो कि स्पिनिंग जेनिंग मशीन के कारण उत्पादन बढ़ गई, परंतु इससे बेरोजगारी को भी बढ़ावा दिया। बेरोजगारी के कारण मजदूर स्पिनिंग जेनिंग को क्या करने लगे, अच्छी नजर से नहीं देखते थे, उसका क्या करने लगे, विरोध करने लगे। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे, तो देख सकते हो क्या है कि स्पिनिंग जेनिंग क्या था, इसका आविष्कार किसने किया था, केवल आविष्कार का बात किया है। तो स्पिनिंग जेनिंग मशीन धागा काटने की मशीन थी। इस मशीन के आने से धागा कताई की दर क्या हो गई, बढ़ गई। इस मशीन में एक ही पहिए में अनेक तकलियां लगी होती थी तथा एक ही मजदूर एक पहिया घुमाकर अनेक तकलियों को क्या कर सकता था, घुमा देता था। इसके परिणाम स्वरूप मजदूरों को काम से हटाना पड़ा। बेरोजगारी के कारण मजदूर स्पिनिंग जेनिंग को अच्छे नजर से नहीं देखते थे। उन उद्योगों में हाथ से ऊन काटने वाली महिलाओं ने स्पिनिंग जेनिंग मशीनों का क्या करना, हमले करना शुरू कर दिया।
स्पिनिंग जेनिंग मशीन का आविष्कार कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और जेम्स हरग्रीक ने क्या था? तो मैंने आपको पहले बताया कि ये सूत काटने वाला एक क्या था? मशीन था, धागा काटने वाला मशीन था, जिसमें एक पहिया घुमाकर हम लोग क्या कर सकते थे? अनेक तरह के तकलियों को घुमा सकते थे, अनेक तकलियों को घुमा सकते थे। तो चूंकि पहले जो ये पूरा का पूरा काम था वो महिलाओं के द्वारा किया जाता था और महिला इस काम के लिए क्या होती थी? ज्यादा कुशल होती थी। तो जब ये मशीन आया तो उससे कहीं ना कहीं जो भी महिलाएं हैं उनको काम से क्या होना पड़ा? हाथ धोना पड़ा। तो जिसके कारण महिलाएं क्या करने लगी? स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर हमला करने लगी। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनिंग मशीन पर हमला क्यों किया? व्याख्या करें। तो अगर आप ये वाला जो आंसर देख रहे हो, ये वाला जो आंसर देख रहे हो, अगर आप ये पूरा का पूरा आप आंसर लिख दोगे तो भी ये गलत नहीं होगा। और ये क्वेश्चन जो है स्पिनिंग जेनिंग मशीन के बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आप इसको क्या करें? जरूर रट ले, चाहे याद कर लें। इससे हर साल क्या है क्वेश्चन आते हैं आपके। तो ये भी आंसर जो है मॉडल जो प्रश्न पत्र उसमें किया गया, आप वहां से देख लो। अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि फ्लाई शटल क्या था? क्वेश्चन क्या है? फ्लाई शटल क्या था? तो आंसर देख सकते हो क्या है कि फ्लाई शटल बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक यांत्रिक औजार था। यह औजार क्षैतिज धागों को लंबवत धागों में क्या करता था? पिरा देता था। तो जो भी क्षैतिज धागे होते थे उनको क्या करते थे? लंबवत क्या करते थे? इनको पिराने का काम कौन करता था? फ्लाई शटल करता था। इसे रस्सियों तथा पुलियों के सहारे क्या किया जाता? चलाया जाता था। फ्लाई शटल के प्रयोग से बड़े करघे चलाने तथा चौड़े अजर का कपड़ा बनाने में काफी क्या हुआ? मदद मिलने लगा। तो इसमें क्या कर सकते थे कि ये जो फ्लाई शटल था इससे हम लोग बहुत बड़ा चरखा जो करघा होता था उसको चला सकते थे, और बहुत बड़े पार वाला जिसको हम लोग बोलते हैं उसका क्या बना सकते थे? हम लोग कपड़ा बना सकते थे। बात करेंगे अगले टॉपिक पे। तो देख सकते हो टॉपिक क्या है कि उपनिवेशों में औद्योगिकरण। तो क्वेश्चन क्या देख सकते हो कि भारत में सबसे पहले किस उद्योग का विकास हुआ? तो भारत में सबसे पहले सूती वस्त्र का क्या हुआ था? विकास हुआ था। अगला क्वेश्चन, मशीन युग के पहले किन भारतीय उद्योगों का विश्व बाजार में बोलबाला था? तो मशीन युग से पहले अगर बात करें तो भारत का सूती वस्त्र और रेशम उद्योग का क्या था? पूरे विश्व बाजार में पूरा का पूरा बोलबाला था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि भारत में पहली सूती कपड़ा मिल कब और किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो भारत में पहला सूती कपड़ा जो मिल है वो 1853 में, कब? 1853 में कपास जी क्या है? देख सकते हो क्या है? कवास जी क्या है? कवास जी नाना द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा? कवास जी नाना के द्वारा स्थापित किया गया था। अगला क्वेश्चन देख सकते हो क्या है कि भारत में पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कब और कहां स्थापित हुआ? इसके संस्थापक कौन थे? तो भारत में पहला अगर मैं लौह और इस्पात संयंत्र का स्थापना का बात करूं तो 1912 ईस्वी में जमशेदपुर में खुला था। कहां खुला था? जमशेदपुर में। और इसके संस्थापक कौन थे? तो जे.एन. टाटा थे। कौन था? जे.एन. टाटा क्या थे? इनके संस्थापक थे। 1912 में खोला गया था। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। और ये क्वेश्चन जो है ये वीवीआई क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि देख सकते हो क्या है कि गुमास्ता क्या है? गुमास्ता कौन थे? तो अगर मैं बात करूं आंसर का तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और तैयार कपड़ों की गुणवत्ता की जांच के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों को नियुक्त किया, जिन्हें क्या कहा गया? तो गुमास्ता कहा गया। क्या कहा गया? गुमास्ता के नाम से जाना जाने लगा। तो पूछा जाएगा कि गुमास्ता कौन है तो क्या बोलोगे? ईस्ट इंडिया कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने व माल इकट्ठा करने और तैयार कपड़ों की गुणवत्ता की जांच के लिए वेतनभोगी वेतनभोगी कुछ लोगों को रखे थे, जिन्हें क्या कहा गया? तो गुमास्ता कहा गया। क्या कहा गया? गुमास्ता कहा गया। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय बुनकरों से सूती और रेशमी कपड़ों की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किया? और इसका आंसर आपको मॉडल प्रश्न पत्र में मिल जाएगा, तो क्या करें आप वहां से देख ले। बात करेंगे अगले क्वेश्चन पे। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमशुदों को नियुक्त किया था, किन्हीं 3 कारणों का उल्लेख करें। अथवा देख सकते हो ये क्वेश्चन है कि गुमशुदा कौन थे, उनकी नियुक्ति क्यों होती थी, और इसका भी हम लोगों ने क्या किया था? आंसर मैंने दिया है, आप क्या करें जाके जरूर देख ले। बात करेंगे अगला क्वेश्चन पे। देख सकते हो क्या है कि सूरत बंदरगाह 18वीं सदी के अंत तक हाशिए पर पहुंच गया, व्याख्या करें। और ये भी आंसर जो है मॉडल सेट पे आपको दे दिया गया था, आप जाके देख ले। तो इस तरह से हम लोगों ने ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है हम लोगों ने कवर कर लिया। अब आशा करता हूं कि आप पूरा जो वीडियो है वो आप जाके देख लोगे, जो भी क्वेश्चन मॉडल सेट पे कराए गए, क्योंकि अगर मैं उसको भी कराऊंगा तो फिर बहुत लंबा वीडियो बन जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अब इसके बाद हम लोग या तो पॉलिटिकल साइंस में चलेंगे या ज्योग्राफी में चलेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हम लोग उसको भी क्या करेंगे? जरूर कर लेंगे। तो वीडियो में बने रहे ताकि आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो और आपका जो एग्जाम हो अच्छे से हो जाए और आपको क्या करें? अच्छा नंबर मिल जाए। तो अगर आप वीडियो को अच्छा लगे तो क्या करें? लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों तक क्या करें? वीडियो को जरूर शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पर नहीं हो तो क्या करें? चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और आपका दिन शुभ हो।